हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। जो मैंने फोर्थ लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है उसका आज मैं थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऑलरेडी टिल हियर पेज नंबर 19 टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू कॉजेस ऑफ फेल्योर ऑफ द स्ट्रगल। तो हम यहाँ से अब लेसन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करो, ठीक है। लेट वी स्टार्ट नाउ। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रगल। तो अभी जो स्ट्रगल था इसे ये फेल क्यों हो गया, इसके पीछे भी कोई कारण है, कोई कॉजेज हैं। द स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकम द अनसक्सेसफुल ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेज। तो उसके क्या कॉजेज है अभी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। द स्ट्रगल वॉज नॉट कॉम्प्रहेंसिव। तो स्ट्रगल जो था वो बहुत ही बड़ा नहीं था। तो कॉम्प्रहेंसिव मतलब बहुत वास्ट होना, बहुत बड़ा होना। द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस simultaneously all over India. The intensity was more severe in North India. तो नॉर्थ इंडिया में क्या था, सबसे ज़्यादा ये इसके बारे में सोचा गया था। मतलब कहाँ का पार्ट है, ऊपर का पार्ट जो है वहाँ पर, मतलब दिल्ली, क्योंकि वो कहाँ पर गए थे, दिल्ली में ही जा रहे थे और सब लोग उनके साथ में मिलकर उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टुगेदर एंड दे स्टार्टेड द स्ट्रगल। बट राजपूताना, पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन अलूफ। मतलब जो इसकी इंटेंसिटी थी वो सिर्फ कहाँ पर थी, नॉर्थ इंडिया में थी। और जो राजपूताना, पंजाब है और सम पार्ट ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट, ये सब क्या थे, इससे सब सेपरेट थी। मतलब सबको ऐसे लग रहा था कि इस स्ट्रगल में जाकर अपना जो है, अपना जो टेरिटरी है उसे वी कैन नॉट पुट इन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, उसके ब्रिटिश के कंट्रोल में देने के बदले हम अपना राज खुद कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या थे, उस सबसे दूर थे। उन्होंने इस सब में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। जो स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन ही किया नहीं है। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। तो इसमें और एक बात था, जो सेंट्रल लीडरशिप, मतलब कोई भी एक लीडर बन के इसमें आगे नहीं आ रहा था। मतलब सब जन क्या कर रहे थे, ब्रिटिश के अपोजिट सब ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, लेकिन सब अपने अपनी तरफ से ही फाइट कर रहे हैं। सब साथ में आकर अगर करते थे तो क्या होता था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर यूनिटी बनती थी। देयरफॉर there was no commonly accepted leaders to fight against the British. Due to this, there was no uniformity in the struggle against British. तो एक यूनिफॉर्मिटी वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए क्या हो गया था, ब्रिटिश को 4-4 जन आके फाइट करोगे तो क्या हो रहा है, आराम से वो हरा सकते हैं। लेकिन 4-10 ग्रुप एक साथ में आएंगे तो 4-4 मिलके 40 हो जाएंगे, और वो सब मिलकर अगर फाइट करते हैं तो दे कैन ईजीली डिफीट द ब्रिटिश। लेकिन यहाँ पर इंडिया में ये सब नहीं हुआ है। सब ने पार्टिसिपेशन किया लेकिन एक साथ आकर उन्होंने फाइट नहीं की है। तो दैट वाज द मेन रीज़न। इसके पीछे, फेलियर के पीछे ये भी बहुत ही बड़ा रीज़न है। मोस्ट ऑफ द फ्यूडटरी प्रिंसेस रिमेन्स अलूफ। तो जो फ्यूडटरी मतलब क्या है, फ्यूडटरी मतलब जो किंग होते हैं, वो किंग क्या करते हैं, अपने यहाँ पर जो मेन सरदार है उन्हें कोई पार्ट देते हैं कि आप लोग यहाँ पर ये पार्ट पे रहो, आप लोग वहाँ का जो भी देखना है एडमिनिस्ट्रेशन, या वहाँ के जो आर्टिजन्स है, वहाँ के जो फार्मर्स है, उनका जो भी देखना है सब आप लोगों को ही हैंडल करना है। तो उसे हिंदी में भी सामंती कहा जाता है। शिवाजी महाराज के इसमें भी सामंत लोग थे, तो उन्हें ही वहाँ का जो पार्ट होता है हैंडल करने के लिए पूरी तरह से दे देते हैं। जैसे अभी अपने यहाँ पर क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, लेकिन हर एक स्टेट को हैंडल करने के लिए कौन हम सिलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर को। मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर वहाँ का पूरा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हैंडल करता है, और वो उसके हिसाब से फिर जो भी रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट करने हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो उद्धव ठाकरे हैं, तो उन्हें जो भी चेंजेस लाने हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस ला सकते हैं। जो पहले के मिनिस्टर थे और इनके ठाकरे के पहले जो मंत्री थे वो क्या करेंगे, वो अपने आप से अपने उन्हें जो भी चेंजेस लाने थे उन्होंने थोड़े चेंज किए। लेकिन अब इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, वो कुछ प्रॉपर नहीं था तो हमें वो नहीं रखना है, तो उसे निकाल देना है। तो ये सब क्या है, ये सब उनके अंडर कंट्रोल होता है।
तो ऐसे ही यहाँ पे हेरिडिटरी जो प्रिंस होते हैं ये भी यही काम करते हैं. जस्ट एज द कॉमन पीपल suffers due to the British rule, the similarly the princes also were suffering, but the except a few others remains faithful to the British. तो जो ये प्रिंसेस थे ये भी सब क्या हो गए थे, वो भी द प्रिंसेस रिमेन्स अलूफ. क्यों अलूफ रहे थे, क्यों सेपरेट हो गए थे, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनसे उन्हें भी बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो रहा था और ये वो सोच रहे थे कि हमें इसमें पार्टिसिपेशन करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, बस अपना जो टेरिटरी है उसे ही देखना है, अपना जो किंगडम है उतने में ही रहना है, वहीं पर हमें सब देखना है. देयरफॉर वो सब क्या हो गए हैं, वो सब अपने आप को अलग रख रहे हैं इसमें से. दे डोंट वांट टू गेट एनी सफ़र. नेक्स्ट वी हैव द लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक. तो मिलिट्री टैक्टिक जो है अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश के पास बहुत बड़ी आर्मी थी और अपने इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है. और यहाँ के जो सोल्जर्स हैं उनमें एक तरह का हमें मिलिट्री सिस्टम्स, मिलिट्री टैक्टिक मतलब जो जिसके मिलिट्री के जो भी रूल्स होते हैं, रूल्स नहीं कहूँगी यहाँ पर, जो भी छुपकर अटैक करना है, कैसे जाना है, ये सब करने का जो टेक्निक होता है ये सब यहाँ पर अपने इंडिया में नहीं था ज़्यादा. तो इंडियन सोल्जर्स वर ब्रेव बट नॉट यूज टैक्टिक. ब्रेव थे, शक्ति थी, बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन क्या है देखो, कभी स्ट्रांग हो आप तो सीधे सीधे जाकर फाइट करोगे तो क्या हो जाएगा, इजीली हार सकते हो. तो इसमें कुछ तो हमें अलग से टैक्टिक लाने पड़ते हैं, टेक्निक यूज़ करने पड़ते हैं कि जिस वजह से हम अपने आप को स्ट्रांग तो हैं लेकिन फिर भी हम अपने आप को हारने से बचा सकें. तो इंडियन पीपल सोल्जर्स था उनमें यही एक लैक ऑफ प्रॉब्लम था कि वो क्या नहीं कर रहे थे, जो टैक्टिक्स से यूज़ नहीं कर रहे थे. दे कैप्चर्ड दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन इट. दिल्ली तो उन्होंने जीत लिया था लेकिन उसे वो लोग संभाल के रख नहीं पाए. सिमिलरली द इंडियंस रेबल्स हैड लिमिटेड आर्म सप्लाई. द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. ब्रिटिश के पास क्या था, पैसा भी बहुत था, तो इसीलिए उनके पास, तो वो टाइम पर आप देखोगे 18th सेंचुरी में उनके पास बंदूकें थी लेकिन इंडिया के पास कुछ भी नहीं था. एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी, इनफ स्टॉक ऑफ द लेटेस्ट आर्म्स एंड द एक्सपीरियंस आर्मी जनरल. और उनके पास आर्मी जनरल थे, मतलब उन्हें पता था कि आर्मी को किस तरह से हैंडल किया जाता है, उन्हें किस तरह से ऑर्डर्स देने हैं, कैसे काम करवाना है, ये सब उनके पास एक पूरा डिसिप्लिन में चल रहा था. अपने इंडिया में इस वजह की बहुत ही कमी थी. And since the transport and the communications was in the hand of British, their movements were swift. और ट्रांसपोर्ट उनका अच्छा था, कम्युनिकेशन स्किल उन्होंने स्टार्ट कर दी थी. देखो ब्रिटिश ने इंडिया में फर्स्ट टाइम पर उन्होंने जो टेलीफोन था स्टार्ट किया था, मतलब एक जगह बैठकर दूसरे जगह पर हम आराम से मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते थे, इतना अच्छा वो लोगों ने तब स्टार्ट किया था. एंड ड्यू टू दिस द इंडियन सिपाहीज कुड नॉट सक्सीड. द वॉर आर fought not only based on bravery but also through military strategies. तो सिर्फ अगर ब्रेवरी से, हाँ, हिम्मत दिखाकर आप फाइट करोगे तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रेटजी यूज़ करने पड़ते हैं. इसीलिए जो अभी आज की अपनी आर्मी है बहुत ही स्ट्रांग है, सब तरह से वो अभी क्या है, सीखी हुई है, बहुत सारे टेक्टिक उन्हें पता है, स्ट्रेटजी है, तो इसीलिए इजीली हम कौन से भी इसमें फाइट में अब जीत सकते हैं. International situations favorable for Britishers. The Crimean War with the Russia was just over. The British won the war. अभी देखो रशिया के साथ में भी जो फाइट हुआ था उसमें भी ब्रिटिश जीत गए हैं. यही सेम रीज़न है वहाँ पर भी. They had trade relations with the different countries in the world. The naval strength of British was vast. उनके पास naval strength मतलब जो क्या था, उनके पास बहुत बड़े बड़े वो टाइम पर भी शिप्स थे जिससे वो ट्रांसपोर्ट करवा सकते थे. एंड वेयर एज द इंडियन रेबल्स वर आइसोलेटेड. तो इंडियन क्या था, इंडिया को कुछ मालूम नहीं था, वो सबसे अलग थे. इंडिया इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखता था वो टाइम पर, मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे है ये भी इंडियन पीपल्स को पता नहीं था. ऐसे इंडिया का कंडीशन था वो टाइम पर. देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स, एंड ऑफ द एंड ऑफ रूल्स ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी. तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके, क्या परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, हाँ मतलब क्या इफेक्ट होता है उसका, स्ट्रगल के, फ्रीडम स्ट्रगल के एंड के बाद क्या उसके
कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके क्या परिणाम हुए। ड्यू टू द कंपनी रूल देयर वॉज द ग्रोइंग dissatisfactions among the Indians, and the British rules had to face the struggles of 1857. It forced the British Parliament to end the rules of the company and instead take over the responsibility of ruling over the people of India through the Government of India Act 1858. तो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे ख़त्म करके अब क्या स्टार्ट कर दिया है, they have started the government. Okay, the governor general was now designed as the viceroy of India. और जो गवर्नर जनरल रहेगा उसे क्या हम कहेंगे, वाइसरॉय। तो जैसे अब हम क्या है अपने यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी एब्रॉड में आप देखोगे तो प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया में है प्राइम मिनिस्टर। तो तब कौन था गवर्न करने के लिए, वाइसरॉय थे। एंड लॉर्ड कैनिंग हैपेंस to be the last governor generals and the first viceroy of India. A new post called the secretary of state was created in the British government to look after the affairs of India. तो यहाँ पर अब सेक्रेटरी स्टेट स्टार्ट कर दिए हैं। सो न्यू पोस्ट जो है वो है सेक्रेटरी स्टेट का, और वो क्या कर रहे हैं, दे आर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर, मतलब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या थे, एजेंट थे, जो इंडिया का पूरा अफेयर्स, इंडिया के जो भी व्यवहार थे वो पूरे वो देखेंगे। द क्वींस प्रोक्लेमेशन, द क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड इश्यूज अ डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल इंडियंस आर आवर प्रोगेनी and henceforth they did not be discriminated on basis of race, religion, caste और birth rate, मतलब बर्थ प्लेस। मतलब क्या है यहाँ पर इंडियन पीपल को उन्होंने ऐसे दिया है कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, मतलब उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो कोई भी जाति के हो, कोई भी कास्ट के हो, तो उनमें कोई भी हम भेदभाव नहीं रखेंगे। ये एक वहाँ से बहुत अच्छा रूल जो इंडियन क्वीन विक्टोरिया थी उसने इशू करवा दिया है। एंड द गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी गिवन ऑन मेरिट, और जो गवर्नमेंट जो सर्विस है वो क्या है, उनके एजुकेशन के ऊपर, मेरिट के ऊपर ही उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब यहाँ पर जाति भेद की वजह से बहुत सारे रिजर्वेशंस जो सीट होते हैं और मेरिट को बाद में देखा जाता है, लेकिन रिजर्वेशन सीट्स ये कास्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे ओपन कास्ट, ओपन कैटेगरी आप एडमिशन के टाइम पर देखते हो कैसे सब पूछा जाता है, या आपके डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं उसमें भी सब ये हमें लिखना पड़ता है। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स, तो कोई भी जाति के हो तो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था। डायरेक्ट मेरिट के ऊपर उन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज मिल रहे थे। इट वॉज मेड क्लियर दैट द ब्रिटिश क्राउन्स विल हॉनर ऑल ट्रीटीज and the agreements made by the company with the rules of the princely state, and no princely state will be annexed the henceforth. तो प्रिंसली स्टेट मतलब अपना खुद का उनका स्टेट था, उसे प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो वो सब अपने खुद के क्या है जो भी रूल्स है अपने आप से ही वो कंटिन्यू करवा सकते हैं, उन्हें कोई भी दूसरों के रूल्स को एग्रीमेंट करवाना नहीं पड़ रहा था। Change in the compositions of army. The proportions of the British soldiers was increased in the army. The British officers were placed at strategic locations. The artillery was kept exclusively in the hand of the British. There was divisions of military on basis of caste. मतलब यहाँ पर जो अभी देखो ब्रिटिश लोगों को बहुत ही आर्मी में अब मतलब बहुत सारे ब्रिटिश इंडिया में इतने आ गए हैं कि पूरी उनकी एक आर्मी भी वो लोग बना रहे हैं। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हें जो मेन पार्ट था, जो मतलब जो भी फाइट करना है तो उसके ऊपर जो भी डिस्कशन होगा, कैसे करना है, क्या करना है, जो रणनीति की जाती है, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो था उसके जगह पर मतलब वो पोस्ट के ऊपर किसे रखा गया है, इंडियन ऑफिसर्स को नहीं, तो वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही रखा गया है। क्योंकि ऐसे डर रहता है ब्रिटिश को कि इंडियन ऑफिसर्स अगर होंगे हायर पोस्ट के ऊपर तो वो क्या कर सकते हैं,
वो उनके खिलाफ कोई भी नया यहाँ पर स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए उन्होंने क्या किया है, देखो ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही रखा है जो हायर पोस्ट है। एंड द आर्टिलरी वॉज केप्ड द एक्सक्लूसिवली इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। और जो आर्टिलरी है मतलब जो भी वेपन्स यूज़ किए जाते हैं ये भी सब किसके अंडर रखा हुआ है, ब्रिटिश के हाथों में रखा है, ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास में रखा गया है। एंड ऑल्सो द डिवीजन देयर वॉज द डिवीजन ऑफ द मिलिट्री बेसिस ऑन कास्ट। और कास्ट के बेसिस के ऊपर उसमें डिवीजन किया गया है, मिलिट्री का डिवीजन किया गया। एंड द प्रॉपर केयर वॉज टेकन द अवॉइड्स इंडियन टू यूनाइट and the rebel against the British. Then change in policy. The British accepted the policy of non-interference in social and the religious aspect of Indians. तो इंडियन के जो भी पॉलिसीज़ हैं कौन से थे, वो नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कोई भी जो इंडियन के रिलीजन्स है, सोशल है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना है। And they also started taking the care that the Indian society will not be united on social ground. और इंडियन जो है वो कभी भी यूनाइटेड, देखो क्यों यूनाइटेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो एक साथ में आएंगे तो उनके खिलाफ कोई भी नया वो लोग स्ट्रेटजी स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रगल स्टार्ट कर सकते हैं। इस वजह से वो इंडियंस को एक साथ में आने के लिए अलाउ ही नहीं करते थे। They saw to it that there will be constant conflict on ground of caste, religion, race, territory, etc. They adopted the policy of the polluting the mind of Indians by following the divide and rule policy. अब उन्हें ऐसे लग रहा था कि इंडियंस को फिर अगर दूर रखना है एक दूसरे से तो क्या करना पड़ेगा, जो जाति है, हाँ, जाति धर्म के वजह से या रेस मतलब जो उनमें विविधता है, जगह है, उनके टेरिटरीज है, उनके प्रदेश है, इसके खिलाफ उनको भड़काते रहो। और क्या करना है, बार बार फिर इंडियंस ही इंडियंस के साथ में फाइट करते रहेंगे और इससे क्या होगा, ब्रिटिश का फ़ायदा होगा। तो डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी, मतलब अगर दो भाई है तो दोनों में झगड़े लगवाओ और उनका जो भी है अपने पास ले लो। ऐसा जो डिवाइड और रूल का पॉलिसी होता है ना, तो ऐसे हो गया। बंदर की स्टोरी आपने देखी हुई है, तो बंदर और बिल्लियों की स्टोरी में ऐसे होता है ना, वो बंदर क्या करता है, रोटी डिवाइड करते करते दोनों में झगड़े लगा देता है। तो डिवाइड एंड रूल मतलब खुद की मज़ा ले लो, दोनों का झगड़ा करवा कर अपने आप को मज़े में रखो। ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द 1857 द इंडियंस फेल्ड ऑफ गिविंग द यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द 1857 बिकेम एन इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो इसीलिए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में 1857 का जो स्ट्रगल है उसे बहुत ही इंस्पिरेशन कहा गया है, इंस्पिरेशनल है, क्योंकि बहुत सारे न्यू वहाँ पर स्ट्रगल्स, रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए थे। सब स्टेट्स वहाँ पर इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स थे वो ब्रिटिश के खिलाफ थे, ब्रिटिश से अगेंस्ट थे। लेकिन फिर भी क्या हो गया है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रगल इंडिया के जो रूल्स थे, इंडियन जो पीपल थे, दे हैव टू फॉलो द ब्रिटिश रूल। उन्हें ब्रिटिश के ही कंट्रोल में उनके ही रूल्स फॉलो करके ही रहना पड़ रहा था। सो बच्चों लेसन कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को दूंगी, पूरे ऑब्जेक्टिव्स के साथ में क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में मार्किंग अगर एक्स्ट्रा है क्वेश्चंस तो वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो यू कैन बी रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये लेसन को मैंने टोटल 3 पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब 3 मैंने लेक्चर दिए हैं। तो आप तीनों लेक्चर देखो और बाद में अगर मैं आगे का जब क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूँगी तो वो भी आप लोग ज़रूर देखो, क्योंकि लेसन अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आंसर्स लिखने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी कैन नॉट राइट एनीथिंग। तो इसीलिए लेसन समझ में आना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, टिल देन बाय।